नमस्कार, मैं हूं निखिल भटनागर और आप देख रहे हैं newsview360.com। 8 नवंबर 2016 को रात को 8:17 पर देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला लिया था। उनके द्वारा कहा गया कि नोटबंदी देश के विकास के लिए और नई आर्थिक स्थिति को तेज करने के लिए, काला धन वापस लाने के लिए बहुत जरूरी थी। इस कारण हमने नोटबंदी का फैसला लिया है। अभी 2 दिन पहले नोटबंदी को 1 साल पूरे हो चुके हैं। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं, हमारा कहना यह है कि नोटबंदी से 1 साल में देश को क्या हासिल हुआ है। कहीं ये नोटबंदी देश की आर्थिक मंदी तो नहीं है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ रविंद्र अग्रवाल चाणक्य जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और लेखक मुकर्रम खान जी हैं, और हमारे अपने सुधांशु द्विवेदी जी हैं। मैं सबसे पहले रविंद्र अग्रवाल चाणक्य जी आपसे जानना चाहूंगा, नोटबंदी आपको क्या लगता है, सफल हो पाई या नहीं हो पाई? देखिए, नोटबंदी सफल रही। आज देश की जनता में खुशी है, देश की जनता के अंदर एक जश्न का माहौल है। 1 साल में जनता ने महसूस किया कि ये आर्थिक क्रांति का सूत्रपात था, और जो ये आर्थिक क्रांति है इसके अगली कई स्टेपें आएंगी जो कि आने वाले समय में देश की जनता देखेगी। सुधांशु जी, अग्रवाल जी का कहना है कि जो आर्थिक क्रांति और जिसका जश्न मनाया जा रहा है, ये देश की जनता इसको लेके खुश है, तो आपको लगता है जश्न मनाया जा रहा है वो सही है? देखिए, ऐसा है कि पिछले साल 8 नवंबर को जब नोटबंदी लागू की गई थी, तो उसके बाद से अब तक आप देश के अंदर जितने घटनाक्रम हुए हैं वो सब आपके सामने हैं। मुझे लगता है कि नोटबंदी जो थी वो भारतीय जनमानस पर थोपी गई सत्ता जनित आपदा थी। नोटबंदी के दौरान आपने देखा कि करीब 2 महीने तक देश भर में पूरी तरह से राष्ट्रव्यापी अफरा तफरी का माहौल था। बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें अपने आप में नोटबंदी का पर्याय बन गई। उस दौरान 163 लोगों की मौत हुई। कई लोग तो ऐसे रहे जिनको हार्ट अटैक आ गया, लाइन में लगे। कई लोग ऐसे रहे कि जिनके परिजन हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनके पास ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त नकदी नहीं थी और बाद में उनकी डेथ हो गई। तो हम इसे आर्थिक क्रांति कैसे कह सकते हैं? ये तो माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय आवाम पर थोपी गई, भारतीय जनमानस पर थोपी गई एक सत्ता जनित त्रासदी थी, जिसका नतीजा, जिसका दंश देश के लोग आज भी भुगत रहे हैं। मुकर्रम जी, जैसे अग्रवाल जी ने कहा कि वो बहुत सही थी, उसका जश्न मनाया जा रहा है। फिर सुधांशु जी ने बताया कि उससे कितनी मौतें हुई, लोग आज भी उसको लेके परेशान हैं। आपको क्या लगता है, 1 साल के भीतर कुछ तो ऐसी चीज हुई होगी जो अच्छी हो, जो जश्न मनाया जा रहा है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जश्न जो मनाया जा रहा है वो सही जश्न है और लोग उस चीज की खुशी मना रहे हैं? देखिए, एक तो मुख्य बात है कि जश्न जो मना रहा है वो पब्लिक नहीं मना रही, सरकार मना रही, केंद्रीय मंत्री मना रहे। तो थोड़ा डाउट तो इसी में होता है कि सरकार को जश्न मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वाकई लोगों में खुशी है तो लोग खुद जश्न मनाते, सरकार को आगे आने की जरूरत नहीं थी। अब जहाँ तक वस्तुस्थिति का प्रश्न है कि ये बोल के किया गया कि साहब देश में काला धन है, कि काला धन निकल आएगा इससे, तो देश के अंदर जो प्रचलित मुद्रा थी उस समय, तो 1000 और 500 के जो नोट थे वो टोटल मुद्रा का 86% थे, मैंने टोटल 15.44 लाख करोड़। लेकिन नोटबंदी के बाद जो है 15.28 लाख करोड़ वापस आ गए, मैंने 99% से भी अधिक वापस आ गए। तो फिर काला धन कहाँ सामने आया? उसका जो उद्देश्य था वो तो वही फेल हो गया। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कुछ संदेह उत्पन्न करती हैं। जैसे नोटबंदी के बाद 100 दिन के अंदर 2.26 करोड़ जनधन खाते खुले, और मतलब नोटबंदी लागू होने के बाद, नोटबंदी लागू होने के 100 दिन के अंदर, अच्छा, 2.26 करोड़ 26 धन, माने बाढ़ से आ गई जनधन खातों की। जी। जिस तरफ किसी का इंटरेस्ट नहीं था वो अचानक हर जगह खाते खुलने लगे। और फिर बोल रहे हैं कि 1,48,000 ऐसे खाते हैं जिसमें 80 लाख से ऊपर जमा किए गए। तो ये थोड़ा संदेह उत्पन्न करता है। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया किसने जमा किया, फिगर जरूर है। तो मतलब काला धन जो था, जो आना था, अगर वो आ भी गया है तो ये डिस्क्लोज नहीं हो काला धन था किसका। हाँ, वैसे आपने जो काला धन वाली बात की, तो सरकार ने तो जब स्टार्टिंग में कही कि हम काले धन के लिए नोटबंदी कर रहे हैं, पर जब जैसा आपने ये बताया कि 99% पैसा वापस आ गया, तो सरकार ने कह दिया कि हमने नोटबंदी इसलिए की थी कि हम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम प्लास्टिक मनी जो है उसका यूज जनता करे, उसके लिए हम नोटबंदी कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि सरकार को इस तरीके से यू टर्न नहीं लेना चाहिए था? नहीं, वो तो सरकार ने यू टर्न क्यों लिया, लेकिन जहाँ तक इसका डिजिटलाइजेशन का, तो डिजिटलाइजेशन जो है शहर में तो हो सकता है,
गांव में जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आदमी इतने पढ़े लिखे नहीं है, इवन लोग एटीएम नहीं जानते क्या चीज़ है, तो वहाँ पे डिजिटल पेमेंट कैसे सक्सेस होगा। और कम से कम 67% आबादी जो है वो ग्रामीण है। तो शहर में तो ठीक है बन गए, लेकिन गांव में कहाँ होगा? गांव में जहाँ एटीएम नहीं है वहाँ पे ये पीओएस मशीन ये सब कहाँ से आएंगी? अग्रवाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से मुकर्रम जी बता रहे हैं गांव में जब एटीएम ही नहीं है तो नोटबंदी हुई, चलिए ठीक है, डिजिटल पेमेंट को आप बढ़ावा कैसे देंगे? तो मतलब सरकार ने इस बारे में सोचा नहीं था क्या? क्योंकि जब नोटबंदी हुई तो आप जहां एटीएम और डिजिटल मनी की बात इसकी बात कर रहे हैं, एटीएम तो बहुत सारे चल ही नहीं रहे थे गांव में, वैसे ही एटीएम बहुत कम है और जो है वो चल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उस टाइम उनमें नई मुद्राएं नहीं थी और जो मुद्राएं थी वो उस हिसाब से नहीं थी कि वो सबके पास एक एवरेज सबके पास बराबर जा सके। तो आपको नहीं लगता सरकार ने सही तरीके से उसका निर्णय नहीं ले पाई और गलत समय पे उसको लागू कर दिया, जल्दबाजी दिखाई उसे लागू करने में? असल में निखिल जी, जब भी कोई बड़े परिवर्तन होते हैं तो उनके विषय में जल्दबाजी में आम पब्लिक इस तरह से सोचती है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए तो उस समय ये उनका एक नारा था कि अच्छे दिन आने वाले। जनता ने यह सोच लिया कि अच्छे दिन आने वाले का मतलब यह है कि जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं था। इसी तरह से नोटबंदी का भी है कि नोटबंदी का अपन आज की तारीख में ऐसा सोचते हैं कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जो परिणाम बता रहे हैं ये तात्कालिक परिणाम बता रहे हैं, जबकि वो एक सोची समझी योजना के तहत दूरगामी परिणामों के लिए अपेक्षा रख रहे थे और वो दूरगामी परिणाम आने वाले समय में आएंगे। ठीक वैसे ही जिस तरह से जब संजय गांधी थे तो नसबंदी का कार्यक्रम किया गया था, उस समय उसकी बेहद आलोचना हुई, बहुत सारी बुराइयां हुई थी, लेकिन आज वही नसबंदी को एक बहुत अच्छा वो माना जाता है। अग्रवाल जी को एक मिनट में रोकना चाहूंगा। उस दौर में मतलब वो जैसे अग्रवाल जी ने उदाहरण दिया नसबंदी का, नसबंदी की बड़े पैमाने पे देश भर में आलोचना हुई। नसबंदी एक परिस्थितिजन्य निर्णय रहा होगा, लेकिन ये जो नोटबंदी का निर्णय लिया गया ये पूरी तरह से जल्दबाजी में, मतलब विवेकहीन तरीके से, कुविचारित तरीके से निर्णय लिया गया, जिसके नतीजे सबके सामने हम तर्क वितर्क करने की दृष्टि से, किसी निर्णय को जायज ठहराने की दृष्टि से हम कुछ भी कह सकते हैं। हम आपके बारे में हम आपके सामने एक बात नोटबंदी से जुड़ी हुई बताना चाहेंगे। नोटबंदी के बाद जब देश की पार्लियामेंट में भारी हंगामा हुआ तो उसके बाद उस प्रकरण पर विचार विमर्श के लिए एक संसदीय कमेटी बनाई गई। उस संसदीय कमेटी ने जब आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को तलब किया और सांसदों ने उनको डांटा, फटकारा, लताड़ा कि किसके कहने पे आपने नोटबंदी लागू की, तो उन्होंने कहा कि ये आरबीआई का नहीं, गवर्नमेंट का निर्णय था। मतलब जवाबदेही, मतलब इतना बड़ा निर्णय हो गया और जवाबदेही किसी में नहीं। तो फिर संयोग से उस कमेटी के मेंबर पूर्व प्रधानमंत्री और सुविख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे, जिन्होंने बल्कि उनको उसमें फिर उन्होंने हस्तक्षेप किया कि देश के इतने प्रतिष्ठित और बड़े अफसर को डांटना फटकारना ठीक नहीं है, बैठक में इस नोटबंदी के मसले पर आगे बात की जाएगी, डांटिए फटकारिए नहीं। और जहां तक जश्न का सवाल है तो जश्न तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मंत्री और दूसरे लाभ के पद पर आसीन लोग मना रहे हैं। आम लोग उसमें जश्न के उन कार्यक्रमों में आम लोग जो है, जनता जनार्दन, जो मतदाता है, जो वोटर है, मतलब जो जश्न है वो सरकारी है, सरकार प्रायोजित और मतलब राजनीतिक है, राजनीतिक घोषित तौर पे वो राजनीतिक कार्यक्रम है। उसका आम लोगों से, भारतीय जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है आपको अग्रवाल जी इस बात को लेकर? देखिए, सुधांशु जी की अपनी राय हो सकती है, अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं, और जब आदमी पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है तो वो वही देखता है हम किसी मन में चल रहा है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैं यहाँ पे उस तरह से मैं अग्रवाल जी को एक बात बताना चाहूंगा। मैं यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के किसी राजनीतिक दल विशेष का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं बतौर विश्लेषक, बतौर जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ कि ऐसे निर्णय जो है, ऐसे नीतिगत निर्णय, बड़े निर्णय जो है इस तरह से विवेकहीन तरीके से, बेसलेस, फेसलेस और सेंसलेस तरीके से नहीं लिए जाते। लोकतंत्र में जन भावनाओं का विशेष महत्व होता है और हमेशा निर्णय जो लिए जाते हैं लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार जो है लोकतांत्रिक मूल्यों जनभावनाओं की बात कर रहे हैं। हमारा हमारे देश के अंदर
प्रजातंत्र है और हमारे यहाँ जनभावनाएं किस तरह से समझी जाती हैं। सुधांशु जी ने कह दिया इस तरीके से जनभावनाएं नहीं समझी जाती, बल्कि उसके लिए हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है चुनाव की। नोटबंदी के बाद जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में आप देखिए कि भाजपा को भारी बहुमत से विजय हासिल हुई, उनकी सत्ता बनी, उनकी सरकार बनी, जिससे ये साबित होता है कि जनता को नोटबंदी मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मुकर्रम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा सुधांशु जी ने कहा कि वो फेसलेस, सेंसलेस और बेसलेस एक तरीके से निर्णय लिया गया, और उसके बाद जो अग्रवाल जी ने कहा, मैं इसी बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो चुनाव हुए नोटबंदी के बाद, नोटबंदी के 3 महीने बाद ही अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में भाजपा को अच्छे से बहुमत मिला। तो जब अभी जैसे सुधांशु जी ने कहा जश्न जो है वो सरकारी मना रही है, आम जनता मना नहीं रही है, तो आम जनता कहीं दुखी है, और अगर आम जनता दुखी थी तो उसके पास एक मौका था कि वो सरकार को बता सके कि आपने गलत किया है, और वो चुनावों में सरकार की इतनी अच्छी जीत नहीं कराती, पर हर जगह बीजेपी को अच्छे से बहुमत मिला। तो आप क्या समझते हैं इससे, क्या जनता उस समय वो चीज भूल गई थी, या नोटबंदी उस समय हट गई थी और जनता मतलब खुश थी? नहीं, देखिए चुनाव जो है वो बहुत से मुद्दों पे लड़ा जाता है और बहुत से फैक्टर काम करते हैं। अपन ये नहीं बोल सकते हम कि कोई एक मुद्दा जो है उस पर हावी हो गया, नोटबंदी या कोई भी चीज़, क्योंकि जहाँ तक इसका चुनाव लड़ने का सवाल है, आपको याद होगा वो शहाबुद्दीन जो है उसके ऊपर 400 केस है, वो आदमी चुनाव जीत जाता है जेल में रह के, कहीं प्रचार करने नहीं गया फिर भी जीत जाता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब अग्रवाल जी की बात को हम बिल्कुल उसमें ना लें कि चुनाव किसी चीज का मापदंड हो सकता है। हाँ, मतलब चुनाव बिल्कुल चुनाव मापदंड होता है। इसमें देखिए एक सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इंदिरा गांधी ने जब भारत के अंदर आपातकाल की घोषणा की थी, और आपातकाल के बाद में जब चुनाव हुए पहली बार स्वयं इंदिरा गांधी एक जोकर नुमा प्रत्याशी से हार गई थी, जिसका शायद नाम राजनारायण था, मुझे कंफर्म नहीं है। मुकर्रम जी ये चीज तो इतनी अच्छी बताई, इसको आप सही मान रहे हैं। एग्जांपल नहीं, लेकिन लोकतंत्र में जोकर जैसा कोई शब्द नहीं होता। कोई भी उम्मीदवार, किसी पार्टी का राजनीतिक जो उम्मीदवार होता है वो जोकर नहीं होता। पहली बात तो अग्रवाल जी किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी राजनेता को जोकर ना कहें। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपने बताया, तो इंदिरा गांधी तमाम बड़े काम किए थे, तो हम इंदिरा गांधी की तुलना देखिए खुद देखिए सुधांशु जी स्वीकार कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने बड़े काम किए थे, उसके बावजूद जब जनता ने आपातकाल को नकारा तो इंदिरा गांधी को नकार दिया। आपातकाल परिस्थिति जन्य निर्णय था, लेकिन ये जो निर्णय था नोटबंदी का, मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी, मतलब मैं आपको एक ऐसा सहयोग है कि देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वाले राज्यों में ही किसानों का आंदोलन जो है चरम पे है। मंदसौर में आपने देखा कि मंदसौर गोलीकांड में मारे गए। आंदोलन वाली बात अभी अलग नहीं, अभी मुख्य मुद्दा चल रहा है चुनाव वाली बात, नोटबंदी के बाद चुनाव नतीजे पंजाब में जनता को नकारना होता तो नोटबंदी के बाद जनता ने नकारा। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, चुनाव के लिए चुनाव के मुद्दे आप लेके बैठे हैं। अगर हम नोटबंदी के बाद जो देश की आर्थिक स्थिति हुई उसको देखें, वो जो नीचे ही नीचे उसकी जीडीपी गिरती चली गई, और जैसा मुझे याद है मनमोहन सिंह जी ने नोटबंदी के बाद कहा भी था कि जीडीपी नीचे जाएगी। मनमोहन सिंह जी ने अभी 3 दिन पहले फिर कहा कि मैंने 1 साल पहले ही कहा था कि नोटबंदी जो है ये सत्ता द्वारा देशवासियों पे थोपी गई आपदा है और इसके नतीजे बेहद भयावह होंगे। अभी 3 दिन पहले उन्होंने बोला है। तो आपको क्या लगता है मुकर्रम जी? पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो आपातकाल की बात की अग्रवाल साहब ने, आपातकाल में कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई थी पब्लिक के लिए, जैसे ट्रेनें सब टाइम से चलने लगी थी, ऑफिस के अंदर किसी क्लर्क की या किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी 1 रुपया रिश्वत लेने। आपातकाल अनुशासन पर्व था, आपातकाल को हम दूसरे लेकिन अरे आप लोग जनता ने नकार दिया था। अरे मुकर्रम नहीं किया, मुकर्रम जी को सबसे कम टाइम मिल रहा है, नोटबंदी को जनता ने स्वीकार किया। आप दोनों को मैं समझ लूंगा, मैं आप दोनों को समझ लूंगा। मुकर्रम जी को सबसे कम समय मिला है, उन्हें कुछ बोलने दिया जाए। मुकर्रम जी, अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि नोटबंदी को जनता ने स्वीकार किया इसलिए था, तो इसका मतलब आपातकाल में जो भ्रष्टाचार बंद हो गया था, लोग रिश्वत नहीं ले पाते थे, ट्रेनें टाइम से चल रही थी, कोई होर्डिंग नहीं कर पाता था किसी खाने की चीजों की, तो क्या जनता ने उसको नकार दिया उस चीज को? भाई चुनाव में कई फैक्टर होते हैं। हाँ, चुनाव कई कारणों से जीते जाते हैं। इतनी अच्छी चीजों के बावजूद कांग्रेस हारी वहां पे, ट्रेन टाइम से चल रही थी, ऑफिस में सब टाइम से आ जा रहे थे,
किसी पटवारी की किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं अपनी बता रहा हूँ, उस वक्त मैं छोटा था जी जी, लेकिन एक ऑफिसर ने चाचा जी के साथ गया था जी, तो नकल निकलवाया था, तो ऐसे चाचा जी ने हमारे उसको नोट दिया था उसका, तो वो हाथ जोड़ के बोला साहब हमको कलेक्टर साहब ने समझा दिया है, पैसा ऐसा नहीं लेना है, चुपचाप का। समय की हमारे पास थोड़ी कमी है, तो अब अपन सिंपल मैं आप तीनों से एक एक करके कंक्लूजन पूछना चाहूंगा। सबसे पहले सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके हिसाब से नोटबंदी ने एक साल में क्या अच्छा किया है? नोटबंदी ने देश में सिर्फ तबाही और तबाही थोपी है। गवर्नमेंट के पास अभी भी टाइम है, सत्ता पे आसीन जो लोग हैं वो थोड़ा विवेकहीनता की दलदल से बाहर निकलें और देश के जो सुविख्यात अर्थशास्त्री हैं, बड़े राजनेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे, चिदम्बरम जैसे, देश के जो बड़े पत्रकार हैं, देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, मतलब हठ धर्मिता छोड़ के अगर डैमेज कंट्रोल की दिशा में कुछ काम करना चाहते हैं, ईमानदारी पूर्वक जुमलेबाजी और ठुमकेबाजी से परे हटकर अगर ईमानदारी पूर्वक गाय गोबर से दूरी बना के धरातल में जनमानस के हित में, मतदाताओं के हित में, भारतीय लोकतंत्र के जो भाग्य विधाता है मतदाता जनता जनार्दन, उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं, देश हित में कुछ काम करना चाहते हैं, डैमेज कंट्रोल करें, बात संवाद करें। नोटबंदी से देश में तबाही मची है, मतलब सबको साथ लेके आगे काम करें, सबको साथ लेके आगे काम करें। अग्रवाल जी आपका क्या इस बारे में कहना है? नोटबंदी ने एक साल में क्या किया? सुधांशु जी ने जो बात कही वो अपनी जगह समय हमारे पास कम, थोड़ा जगह पे बिल्कुल सही है कि सबको साथ में लेकर के काम करें, लेकिन एक समस्या रहती है राजनीतिक दलों के बीच में, एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि विपक्ष कभी भी पक्ष की जो अच्छी बातें होती है उसको स्वीकारने की जगह उसमें गलतियां खोजने का काम करता है, जबकि नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी भाजपा एक दृढ़ संकल्प वाली पार्टी है और वो चाहती है कि समाज में विशेषकर देश के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए। नोटबंदी पहली स्टेप थी, जीएसटी दूसरी स्टेप है, तीसरी स्टेप आपके सामने प्लास्टिक जो मनी की बात हो रही है वो आने वाली है और उनकी ये स्टेप है आने वाले अगले 50 सालों को ध्यान में रख करके योजनाबद्ध, मतलब ये जो निर्णय था ये दूरदृष्टि का था, भविष्य के लिए इनका कहना है भविष्य के लिए निर्णय अच्छा होगा। मुकर्रम जी आपके इस बारे में क्या कहना है? नोटबंदी ने क्या देश को दिया? मेरा ये कहना है कि सरकार पारदर्शिता दिखाए, 2,26,00,000 खाते अचानक जो खुल गए उनकी जांच कराए कि कैसे अचानक के खाते खुल गए और 1,48,000 जिन खातों में 80 लाख से अधिक जमा हुआ उनके सबके नाम सार्वजनिक करें। और ये नोट जो पकड़ाए गए, बोल रहे 19 करोड़ 53 लाख के नोट पकड़ाए गए, तो जो जाली नोट छप रहे थे वो तो और ज्यादा छप रहे पहले से, ज्यादा तेजी छप रहे। इस पे रोक लगाए, महंगाई पे रोक लगाए और होर्डिंग पे रोक लगाए। और ये जो हो रहा है कि बीजेपी के लोगों के पास पकड़े जा रहे हैं ज्यादा नोट, उसको सार्वजनिक करें, मतलब पारदर्शिता, तो इससे लोगों के दिमाग में जो संदेह पैदा हो रहा है वो दूर होगा। सुधांशु जी आप जल्दी कहिएगा, बस मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। अग्रवाल जी ने कहा कि संकल्प, मुझे लगता है कि वो संकल्प नहीं सिर्फ उनके पास विकल्प ही विकल्प हैं, वो विकल्प बात से परे हटकर संकल्प की दिशा में कुछ काम करते तो नतीजे कुछ सकारात्मक क्या है। असल में सुधांशु जी अपने आप में कहीं हठ धर्मिता पाले हुए अग्रवाल जी, लेकिन वो अग्रवाल जी भाजपा और उसके बाद समय बहुत कम है, जैसे कि देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि नोटबंदी के एक साल में अगर देश को कुछ अच्छा मिला है तो अग्रवाल जी का कहना है कि दूरदृष्टि का निर्णय था, भविष्य के लिए अच्छा होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा होगा। सुधांशु जी का कहना है कि अगर नोटबंदी में जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। जब सब साथ मिलकर बैठेंगे तो जो गलतियां अभी तक हुई हैं उन्हें सुधारा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात मुकर्रम जी की है कि पारदर्शिता लाए। सरकार ने जिस नियत के साथ इसको किया था अगर वो चीज साफ साफ बताई जाए तो नोटबंदी जैसे निर्णय अच्छे होंगे और देश के लिए और आने वाले भविष्य के आने वाली युवा पीढ़ी के लिए वो अच्छे साबित होंगे। आप देख रहे थे न्यूज़व्यू 360.com। धन्यवाद।